आइए बच्चों, आज हम लोग एक नए शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं और नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं। परिमेय संख्या के बाद ये दूसरा चैप्टर है क्लास 8 के लिए, जिसका नाम है एक चर वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, क्योंकि यदि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आने वाले अन्य सभी दूसरे क्लास के लिए भी आपका हर चीज़ मजबूत हो जाएगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप एक साइड से दूसरे साइड पक्षांतर कैसे किया जाता है इसको सीख लीजिएगा, और चर संख्या के साथ आपको चर क्या होता है, चर के साथ सवाल बनाना आ जाएगा, चर के साथ खेलना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं जो कि इस चैप्टर को बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। पहला, चर। चर वेरिएबल, चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोला जाता है। चर कहते किसको हैं? चर का मतलब हो गया चलने वाला, यानी अलग अलग मान लेने वाला, वैरी करने वाला, मतलब भिन्न भिन्न गुण करने वाला। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई सवाल बनाते हैं तो उसमें मान लेते हैं कि मैथ्स का रूल है कि उसमें मान लेते हैं माना कोई संख्या x है, फिर x का मान निकालते हैं, जिसका मान की अलग अलग कुछ भी आ सकता है। कभी x का मान 2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी माइनस में आएगा, कभी बटे में आएगा, कभी कुछ आएगा। तो इस प्रकार से जो है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम लोग चर कहते हैं? ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको वेरिएबल कहा जाता है? तो मैथ्स में हम ABCD से लेकर ABCDEFGH से लेकर 26 लेटर में XYZ तक का जो प्रयोग करते हैं, इतने सारे चीज़ों को जो मानते हैं, यही सब कहलाता है चर। ये सारे चीज़ चर कहलाते हैं। ABCDXYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो मैथ्स में इस तरह का कोई भी चीज़ यदि रहेगा दिया हुआ तो आप समझ जाइए कि ये चर है, ये चर है। तो चर हम लोग समझ गए। अब हम लोग दूसरा टर्म समझते हैं, अचर। अचर क्या चीज़ होता है? अचर जिसे कांस्टेंट कहा जाता है, CONSTANT, कांस्टेंट यानी अचर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चर का उल्टा अचर, चर का उल्टा अचर, इसे कांस्टेंट कहा जाता है, फिक्स बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स होती है, जिसका मान कहीं भी वही रहता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। और अचर में हम नंबर का प्रयोग करते हैं। कोई भी माइनस से कुछ उठ के आएगा, -3, -2, -1, 0 जो है ये भी अपना स्थान, ये भी अपना वैल्यू हमेशा 0 ही रखता है, तो ये भी अचर है। इसके बाद 1, 2, 3 सारी गिनती की संख्याएं ये अचर के अंतर्गत आएगी। पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस ये सब अचर के अंतर्गत आएगी। भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, प्लस में माइनस में, ये सब अचर के अंतर्गत आएगी। इसको दशमलव में बदलेंगे, वो सब भी अचर के अंतर्गत आएगा। और इस प्रकार से ये सारे के सारे चीज़ अचर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप लोग दो चीज़ सीखे, एक चर, एक अचर। चर ABCD से लेकर Z तक, अचर कोई भी संख्या जो होगा वो अचर कहलाएगा। अब इसके आगे आप लोग को एक चीज़ और समझना है।
पद के बारे में समझना है। पद यानी कि टर्म। तीसरा नंबर हम लोग पद, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्म। पद जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म। अब टर्म क्या चीज़ होता है? टर्म का मतलब आप लोग समझिए। तो टर्म के अंतर्गत ये वेरिएबल आ जाएगा, यानी चर आ जाएंगे। दूसरा नंबर ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी अचर भी आ जाएगा। तीसरा नंबर यदि हम वेरिएबल को वेरिएबल से गुना कर दें, यानी चर को चर से गुना कर दें, तो वो भी टर्म के अंतर्गत आएगा। चौथा नंबर में यदि हम वेरिएबल को कांस्टेंट से गुना कर दें, किसी वेरिएबल को उठाएं और उसको यदि हम कांस्टेंट से गुना कर दें, कांस्टेंट से गुना कर दें, तो वो भी एक टर्म बन जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि हम लिख दें ए, तो ए क्या है? एक पद है। ए क्या है? एक पद है। अगर हम लिख दें बी, तो ये भी एक पद है। यानी इस प्रकार से आप जो भी आगे जेड तक लिखिएगा ये सब पद कहलाएगा। यानी ए बी सी डी, क्या समझ में आया कि ए बी सी डी से लेके जेड तक जो है वो क्या है? वो पद के अंतर्गत भी आएगा और चर के अंतर्गत भी आएगा। यानी वेरिएबल भी है, अंग्रेजी बोले तो टर्म भी है, टर्म भी है, वेरिएबल भी है। यानी ए से लेके जेड तक का जो चीज़ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो 26 लेटर है, ये सब वेरिएबल भी है, ये सब टर्म भी है, पद भी इसको कहते हैं। अपने ही जगह पर जैसे मैं मान लिया जाए अपने टाइम में अब ऑफिस में जाऊंगा तो वहाँ मेरा पोस्ट अलग हो जाएगा। माँ बाप के लिए मैं एक उनका बेटा हूँ और आप लोगों के लिए मैं आपका शिक्षक हूँ। यानी इस प्रकार से मेरा मैं हूँ वही चीज़, लेकिन मेरा नाम बदलता है। इसी प्रकार से ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन कहीं इसको चर बोला जाता है और कहीं इसको पद बोला जाता है। समझ गए होंगे, विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे कांस्टेंट। अब अचर, जो कि आप लोगों को पता है ये सारे चीज़ अचर हैं, ये प्रत्येक अचर एक पद भी कहलाता है। प्रत्येक जो अचर है ये एक पद भी कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए हम लिख दें 1/2, तो ये एक पद हुआ। अगर हम लिख दें 3, तो ये भी एक पद हुआ। इस प्रकार से ये सारा जो कांस्टेंट है ये पद भी कहलाता है। सेम ये वाला कंडीशन हो गया। इसी के जैसा इसका भी अलग अलग नाम है, कहीं चर है तो कहीं पद है, इसका भी कहीं अचर है तो कहीं पद है। अब वेरिएबल को वेरिएबल से गुना कर दें, यानी ए को बी से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा। या मान लीजिए एक्स उठाएं और एक्स को ही गुना कर दें तो एक्स स्क्वायर जो होगा। इस प्रकार की जितनी सारी चीज़ें होंगी, वाई स्क्वायर, या मान लिया जाए एक्स वाई जेड क्यू, कुछ ऐसा जो भी होगा, ये सब भी एक पद है। ये सब आपस में, अगर ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये एक पद है, दो नहीं, 2 चर है लेकिन पद कितना है? एक। इसमें 3 चर है लेकिन पद कितना है? एक। समझ में आया? तो इस प्रकार से वेरिएबल को वेरिएबल से गुना कर देंगे तो पद बोलेंगे। देखिए इसका कितना स्थान है, ये अपने जगह कहीं चर है, ये अपने स्थान पर कहीं पद है, और अब यहाँ पर ये एक पद है। एक साथ हो गया तो वन टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन टर्म। अब वेरिएबल को कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, तो किसी वेरिएबल कांस्टेंट को उठा लीजिए 3 और x से गुना कर दीजिए तो 3x हो गया। अब ये आपस में एक पद हो गया, वन टर्म हो गया। इसी तरह से अगर मान लिया जाए 2xyz कर दें, ये एक टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक टर्म हो जाएगा। तो टर्म का ये टाइप हुआ। पद, अब विश्वास है कि हम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टर्म किसे कहते हैं। अब मान लिया जाए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चीज़ एक उठा लेते हैं, 2x + 3y + 5, अगर ये है तो बोला जाए कि इसमें कितना पद है, बताइए
इसमें पद कितना है आप लोग बताइए, कितना आया? 3 पद है। एक पद ये 2x, एक पद 3y और एक पद 5। तो इस प्रकार से टोटल कितना पद हो गया? पदों की संख्या 3 हो गई, इसमें 3 पद हो गया। पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इसी प्रकार से अब जो भी सवाल रहेगा उसमें आपको ये देखना है कि जोड़ घटाए गुना भाग कर के बीच में अलग अलग उसके अलग अलग स्थान पर कितने सारे चीज़ हैं वो उसका पद हो जाएगा। अब मान लिया जाए हम बोलें कि x² + 5। अब पूछते हैं कि इसमें बताइए कि के गो पद है, कितने सारे पद हैं इसमें? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो पद समझ गए, पद समझ गए कि पद किस प्रकार से अलग अलग होगा। कांस्टेंट समझ गए कि किसको कहते हैं। वेरिएबल समझ गए कि कहते किसको हैं। तो ये सारा चीज़, अब इसके बाद आप लोगों को इसके आगे कुछ और भी चीज़ समझना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला चीज़ आपको एक्सप्रेशन से रूबरू कराते हैं। एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है? एक्सप्रेशन EXPRESSION, एक्सप्रेशन का यदि हिंदी मीनिंग देखें तो होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति या इसको हम लोग प्रकटीकरण भी कह सकते हैं। प्रकटीकरण, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण। यदि अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें तो हम देखेंगे कि प्रकटीकरण एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो उस बच्चा का एक्सप्रेशन कितना बेहतरीन है। यानी कहने का अर्थ है कि उसका चेहरे का भाव, चेहरे का जो उसका भाव है वो रोमांटिक मूड में है, या मान लिया जाए कि बहुत अधिक खुश है किसी कारणवश तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। अब मान लिया जाए कोई आदमी दुखी अवस्था में है तो पूरा मुंह लटकाए बैठे हुए है, तो सैड का एक्सप्रेशन अलग होता है। रोमांटिक मूड में है तो उसका एक्सप्रेशन अलग है। बहुत ज़्यादा खुश है उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। मान लीजिए एकदम गुस्सा है, गुस्सा से उसका मुंह आंख लाल हो गया है तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन है उसको एक अलग प्रकार से चीज़ को हम समझते हैं कि एक्सप्रेशन का क्या अर्थ होता है। एक्चुअल में एक्सप्रेशन का यहाँ पर अर्थ जो हो जाता है वो चेहरे का भाव भंगिमा हो जाता है। चेहरे का भाव भंगिमा किस प्रकार का है ये अंग्रेजी में एक्सप्रेशन बताता है। लेकिन एक्चुअली हमको यहाँ अंग्रेजी नहीं सीखनी है, हम लोगों को तो मैथ्स में जानना है कि भाई मैथ्स में एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों को समझना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, MATHEMATICAL, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी गणितीय व्यंजक। हिंदी में इसको बोलेंगे गणितीय व्यंजक। तो गणितीय व्यंजक जो होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा उसमें 2 चीज़ें होगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी होगी? एक तो कांस्टेंट होगा, एक होगा अचर, कोई भी चीज़ यानी अचर यानी कि कांस्टेंट बोल सकते हैं आप इसको। ये कोई भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर होता है। तो एक अचर रहेगा और उसके साथ साथ, अचर के साथ साथ क्या रहेगा कि कोनो ना कोनो ऑपरेशन रहेगा। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि इसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी होता है गणितीय संक्रियाएं।
गणितीय संक्रियाएं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस यानी योग बोल सकते हैं, घटाव यानी व्यवकलन कह सकते हैं, गुना यानी गुणक, और भाग यानी कि भाग, इसको क्या बोलते हैं? भाग। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन मुख्य रूप से 4 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि कोई नंबर हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको ऐड कर दिया गया हो, तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल है 2 + 7, 2 + 7, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस, और ये टोटल अगर बोलें तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये व्यंजक, इसको कहेंगे व्यंजक, इसको क्या कहेंगे? इसको व्यंजक कहेंगे। तो व्यंजक एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जो चीज़ों को एक्सप्रेस करे। व्यंजक किसको कहते हैं? जो किसी चीज को एक्सप्रेस करे उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो 2 और 7 किसको एक्सप्रेस कर रहा है? आप समझिए कि 2 और 7, देखिए ये कंडीशन पूरा कर रहा है क्या? कांस्टेंट है इसमें, नंबर है इसमें, है 2 और 7 है। उसके बाद एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस है। तो इस प्रकार से ये एक बन गया एक्सप्रेशन, ये बन गया एक व्यंजक। अब बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन है या किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है क्या? एकदम बिल्कुल करता है। 2 और 7 एक्चुअली में 9 को एक्सप्रेस करता है। ये किसको एक्सप्रेस करता है? 9 को एक्सप्रेस करता है। तो ये बन गया एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक। अन्य चीज को आप देख सकते हैं, जैसे 5 / 2, 5 / 2, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक व्यंजक हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो ये एक व्यंजक है, जो कि किसको एक्सप्रेस करता है? 2.5 को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? 2.5 को। तो इस प्रकार से आप व्यंजक समझ गए। अब आगे आपको अभी समझाते हैं कि व्यंजक के बाद फिर एल्जेब्रिक व्यंजक क्या होता है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बीजीय व्यंजक हिंदी में बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या चीज होता है, इसको देखिए तो समझिए कि बीजीय व्यंजक क्या चीज होता है। बीजीय व्यंजक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा व्यंजक है जो चर से, अचर से और बीजीय संक्रियाएं, 3 चीज रहेगा। एक तो चर रहेगा, एक अचर रहेगा और कोई बीजीय संक्रियाएं रहेगी। बीजीय संक्रियाएं के अंतर्गत प्लस, माइनस, गुना, भाग, घातांक, ये सभी में से कोई भी रह सकता है, एक या एक से अधिक भी रह सकता है। तो इस प्रकार से इन सबों से मिलकर जो बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कहने का अर्थ है कि टर्म्स का कॉम्बिनेशन, टर्म आप लोग समझे, पद आप लोग समझे, पद को कंबाइन कर दिया जाता है। पद को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। पदों को जब मिला दिया जाता है, सारे पदों को मिला दिया जाता है, जिसके अंतर्गत एक चर भी आ जाए, इसका पहचान है, बीजीय व्यंजक का पहचान क्या है कि बीजीय व्यंजक में पहला नंबर इसका पहचान है कि कम से कम एक चर अवश्य होना चाहिए, कम से कम एक चर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या हो गया कि कम से कम एक चर अवश्य होगा, बिना चर के बीजीय व्यंजक नहीं बनेगा।
दूसरा इसका पहचान है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक बीजीय संक्रियाएं कोई भी सी होगी, कम से कम एक बीजीय संक्रिया होगी, यानी कि जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, इन सब में से कोई एक हो और एक चर हो, तब उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि बीजीय व्यंजक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बीजीय व्यंजक का उदाहरण 5x 5x। देखिए एक चर हो गया और एक बीजीय व्यंजक इसमें क्या है, आप लोग बताइए क्या है? गुना है ना। इसके अंतर्गत 5x के लिखने के मतलब की है कि इस 5 गुना x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 मल्टीप्लिकेशन x, यानी एक संक्रिया तो है। अब देखिए कम से कम एक चर है, कम से कम एक बीजीय संक्रियाएं भी है, तो इस प्रकार से एक चर और एक बीजीय संक्रियाएं हो गया। अब ये बीजीय व्यंजक का उदाहरण हो गया। दूसरा 2x - 3, ये जो है x एक चर हो गया और एक संक्रिया है, बाकी अचर है, तो ये भी हो गया बीजीय व्यंजक। ये सब बीजीय व्यंजक हो गए। कोई जोड़ वाला ले सकते हैं 5x + 9, ये भी एक बीजीय व्यंजक बन गया, ये भी बन गया बीजीय व्यंजक। इस प्रकार से हम लोग बीजीय व्यंजक को समझ गए, व्यंजक को समझ गए, बीजीय व्यंजक को समझ गए, पद को समझ गए, चर को समझ गए, अचर को समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स क्या चीज़ होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन को समझ गए, इंग्लिश में एक्सप्रेशन नॉर्मल भाषा में किसको कहा जाता है ये समझ गए। और अब चर का कुछ घात के बारे में समझ लीजिए कि चर का घात क्या चीज़ होता है। चर की घात जो होता है, घात को बोलचाल की भाषा में पावर भी बोला जाता है, या अंग्रेजी में इसको पावर बोला जाता है। घात या घातांक यानी पावर में जो अंक हो, ऊपर में जो अंक हो, उसको हम लोग बोलेंगे घात। जैसे मान लिया जाए कोई एक चर x लें, इसके ऊपर हम 3 लिख दें, तो ये ऊपर वाला जो चीज़ है इसको बोलते हैं पावर। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे x की पावर 3, या पढ़ेंगे x का घात 10, x टू द पावर 3, इंग्लिश में x टू द पावर 3, हिंदी में पढ़ेंगे x की घात 3। तो ये 3 जो है ना, ये घात कहलाता है, या इसको बोलते हैं पावर। तो अलग अलग सवाल में आवश्यकता अनुसार अलग अलग पावर होता है, 1 से लेके कोई भी अंक इस पर हो सकता है। अब मान लिया जाए कि यदि x पर पावर 0 हो जाए, तो 0 एक ऐसा घात है जो कि किसी भी चीज़ का मान 1 कर देता है। जैसे x पर पावर 0 कर दें तो उसका मतलब हुआ, अगर समथिंग टू द पावर 0, जैसे मान लिया जाए 2 पर पावर 0 कर दें तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो कुछ भी चीज़ पर पावर समथिंग कुछ भी हम रख दें, इस पर पावर 0 कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अब कुछ भी की जगह आपको कुछ भी बोल दे कि कलम पर पावर 0 तो बोलेंगे 1। मतलब एनीथिंग अगर कुछ भी बोले उसके पावर में यदि 0 लगा के कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो सीधा हमारा एक ही आंसर होगा 1, हमारा आंसर 1। तो पावर समझे। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि हम सीधा सीधी लिखते हैं 1, सीधा x लिखें, और इसमें कोई पूछ दे कि इसका घात क्या है, यानी इसका पावर क्या है, तो इसका घात है 1। कुछ नहीं देने का अर्थ होता है 1। कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या हो गया
कि एक घात है। एक के अलावा यदि कुछ भी घात में रहता है तो लिखा जाता है, लेकिन एक को नहीं लिखते हैं। ये प्रथा सिस्टम चला हुआ है मैथ में, तो उसी का हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो x पर पावर, x पर यदि कुछ नहीं पावर है तो उसका मतलब एक होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चर है, ये क्या है, चर है। इसमें 2 और 3 ये अचर है, 2 भी अचर है, 3 भी अचर है। लेकिन इसके साथ ये गुना में है तो इसको गुणांक भी कहते हैं, यानी कोएफिशिएंट इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट, ICIENT, कोएफिशिएंट यानी गुणांक। इसका ये गुणांक कहलाएगा। ये वाला चर है और ये वाला अचर है, और पावर इसका बोला जाए तो इसमें घात है कितना, 1। घात या पावर क्या है, 1। तो आप लोग समझ गए कि घात या पावर क्या होता है। अब देखिए, यदि घात 1 होता है, यदि घात 1 हो, यदि किसी चीज़ का घात 1 हो, यदि घात बराबर हो जाए कितना, 1, तो उसे रैखिक कहा जाता है। उसे रैखिक कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है। अब घात में 1 दे के यदि 0 कर दे, जैसे मान लिया जाए ये वाला 3x + 2 = 0, तो बराबर 0 का मतलब ये समीकरण बन जाता है। तो इस कंडीशन में इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। यानी ये पूरा एक चीज़ अगर इसको बोले कि ये क्या चीज़ है, पूरा घुमा के ऐसे करके अगर बात किया जाए तो ये बन जाता है रैखिक समीकरण। ये पूरा चीज़ क्या बन गया, ये क्या चीज़ बन गया, ये पूरा 3x + 2 = 0 रैखिक समीकरण। तो हम पहले समीकरण समझाते हैं, तब ये चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पर इसको हम लोग बराबर बोलते हैं, या = इंग्लिश में बोलते हैं, या इसको समता का चिन्ह बोला जाता है। मैथमेटिकल भाषा जो है, गणितीय भाषा, उसमें समता का चिन्ह बोला जाता है। यदि आपको मैथ्स में बोले साइन समता का चिन्ह, तो आप समझ जाइएगा बराबर बोला जा रहा है। बराबर बोले तो अब तो समझ जाइएगा, = समझ जाइएगा। लेकिन समता बोला जाएगा तो आप थोड़ा देर लगाइएगा, क्योंकि ये गणितीय भाषा है, हम लोग इस्तेमाल इसका करते नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए कि ये बराबर का जो चिन्ह है, इसको समता का चिन्ह बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण क्या चीज़ होता है, इक्वेशन क्या चीज़ होता है। समीकरण का सीधा सा अर्थ है कि कुछ चीज़ का बराबर, कुछ चीज़ का बराबर, उसको समीकरण बोला जाता है। समीकरण के लिए आप क्या करो कि कोई भी 2 बीजीय व्यंजक उठा लो, कोई भी 2 बीजीय व्यंजक उठाओ, दोनों के बीच बराबर चिन्ह पुट अप कर दो, बन गया समीकरण। जैसे x + y = 5, x + y = 5, ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, और दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगा दिए तो बन गया समीकरण। ये दोनों के बीच बराबर का चिन्ह जैसे लगा दिए तो ये क्या बन गया, समीकरण। और चूंकि घात इसका 1 है, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, तो ये बन गया एक रैखिक समीकरण। ये क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण। समीकरण क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। समीकरण क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। रैखिक क्यों, क्योंकि घात 1 है। जितने भी चर हैं उस सब का घात 1 है। अगर घात 1 न हो के घात 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। घात 3 हो जाए तो त्रिघात समीकरण, यानी घात के अनुसार उसका नाम बदल जाएगा। घात यदि 1 हो तो बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो इस प्रकार से अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को सीखना क्या है कि इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कहने का अर्थ ये है कि
ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का, इस चैप्टर में आपको एक चर, हमेशा चर एक रखना है। किसी भी सवाल को सोल्व करिए, यदि दो संख्या भी निकालनी हो तो आपको क्या करना है कि संख्या कोई मानना है एक ही, माना कि संख्या x, चर एक मानना है। ऐसा नहीं मानना है कि माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, फिर आपका इस चैप्टर के अनुसार सवाल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा एक चर, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है कि एक चर वाला, तो एक चर रखना है और रैखिक समीकरण बनाना है। उसका क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाना है, और रैखिक समीकरण बना के और तब हल करना है। अब समीकरण को हल कैसे करेंगे? तो समीकरण को हल करने की विधि अब हम आपको समझा रहे हैं। चलिए एक समीकरण हम लोग उठा लेते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। एक समीकरण है 2x + 4 = 12। 2x + 4 = 12। यहाँ चूंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इस कारण से ये एक समीकरण बन गया। और अब इसका दो पक्ष हो गया। एक बराबर के राइट साइड, इसको RHS बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? RHS, हिंदी में दायां पक्ष। चूँकि ये दाहिना हाथ तरफ है, ये दाहिना हाथ है, इस कारण दायां पक्ष। और ये वाला LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसको बायां पक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं बायां पक्ष। 2x + 4, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होते हैं, एक, तो समीकरण के कितने पक्ष हो गए? दो, बायां पक्ष और दायां पक्ष। जो दाहिने हाथ के तरफ उसको दायां पक्ष, जो बाएं हाथ के तरफ बायां पक्ष, यानी जो राइट साइड में उसको RHS, राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड के तरफ है उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बोला जाता है। तो समीकरण में आप दो चीज़ समझे कि क्या होता है LHS और क्या होता है RHS। जो राइट साइड RHS, राइट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड यानी दायां हाथ के साइड मतलब तरफ। इसी प्रकार से ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलते हैं कि समीकरण को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि 2x + 4 = 12 जो दिया गया है, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो देखिए, इस इक्वेशन को सोल्व करने के तीन तरीके हैं मुख्य रूप से। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तीन तरीके आप लोगों को अभी बता रहे हैं। पहला तरीका का नाम है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट मतलब कुछ यहाँ पर फिट करते हैं, कुछ हीट करते हैं, और ट्रायल करते हैं यानी उसका ट्रायल करके देखते हैं कि क्या कंप्लीट कर रहा है। जैसे सपोज दैट आप इस इक्वेशन में x का कुछ मान ले लीजिए, जैसे x = 1 रख दीजिए। तो x = 1 यदि हम रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 × x के स्थान पर 1 + 4, तो 2 और +4 यानी कितना हुआ? 6 हुआ। 6 क्या 12 के बराबर है? नहीं है, तो मतलब x = 1 आंसर नहीं होगा। अब अपने मन में सोचिए कि यदि x = हम 2 रखते हैं, x = क्या रखें? 2 रख दे, तो x = 2x है, तो 2 × 2 +4, 2 दूना 4 + 4 कितना बन गया? 8। ये क्या 12 के बराबर है? तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब सोचिए यहाँ यदि हम 4 रख दें तो 4, x = यदि हम 4 लेके चलते हैं तो क्या होगा? 2 × 4 +4 यानी 2 चौक 8 +4, 8 + 4 12 हो गया, जो कि 12 के क्या है? बराबर है, तो ये पास कर गया। तो हमारा x = 4 इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी इसका हल निकल गया।
इस समीकरण का x बराबर जो 4 है इसी को हल कहते हैं। x बराबर 4 इसका हल हुआ। इसे ही इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो एक तरीका है कि हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आप देख के सिर्फ सोच कर सकते हैं, या फिर लिख के थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। दूसरा एक अलग मेथड हम लोग देखते हैं कि आइए समीकरण को हल करने का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो दूसरा नियम है कि दोनों पक्षों में कुछ जोड़कर या घटाकर, यानी संतुलन करके, यानी बराबर करके, बैलेंस करके चलना है। जैसे मान लिया जाए 2 पलड़ा है, तराजू का 2 पलड़ा है, तो तराजू के 2 पलड़े में हम क्या करते हैं, यदि एक तरफ 1 किलो रखें और दूसरे तरफ भी 1 किलो रखें, दोनों बराबर है। अगर दूसरे साइड में 500 ग्राम फिर रख दें तो एक पलड़ा नीचे चला जाएगा। तो हमको क्या करना है कि उसके लिए दूसरे साइड भी 500 ग्राम रख देना है। अब दोनों पलड़े पर 1.5 किलो हो गया तो संतुलन में है। तो सेम प्रोसेस यहाँ करना है। मान लिया तराजू का ये एक पलड़ा है और तराजू का ये दूसरा पलड़ा है, तो इसको इस विधि से सोल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि 2x + 4 एक पलड़ा है, इसमें हम 4 घटा दिए। अब ये पलड़ा हल्का हो गया। अब बराबर, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि ये 12 है तो इसमें घटा दिए, तो इसमें भी क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब ये पलड़ा भी उतना ही हल्का हो गया, फिर दोनों बराबर हो गया। यानी मेरे कहने का आशय ये है कि आप जिस अंक को जोड़ते हैं इसमें LHS में, तो RHS में भी आपको जोड़ना है। यदि आप कुछ चीज़ को घटाते हैं, जैसे इसमें 4 को घटाए, तो इसमें भी आपको घटाना है। यानी दोनों साइड काम करना है, एक साइड करके छोड़ नहीं देना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। जो काम इसमें करना है, इसमें कुछ चीज़ से यदि हम गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे, और यदि कुछ चीज़ से इसमें भाग देंगे तो सेम चीज़ इसमें भी करेंगे। यानी इस प्रकार से हम दोनों को बैलेंस में लेके चलते हैं, दोनों को संतुलन करके चलते हैं। कुछ चीज़ को जोड़कर या घटाकर, या जोड़कर या घटाकर, या गुना या भाग करके, जोड़कर या घटाकर, या गुना या भाग करके। इस प्रकार से ये एक तरीका होता है और इस तरीका से हम सवाल को इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हम 4 क्यों घटाए हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसको 4 काहे घटा दिए। तो मेरे बच्चों 4 इसीलिए घटाए हैं कि यहाँ पर 2x + 4 में x का मान हमको निकालना है, और ये 4 अलग टाइप का लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है और ये जोड़ में लिखा हुआ है, तो यदि हम घटा देंगे तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और x का मान निकलने लगेगा। इस कारण से हम इसको अब घटा दिए, तो ये 4 कट जाएगा, इधर सिर्फ बच गया 2x। या लिखते हैं 2x बराबर 12 में से 4 गया, ये कितना बन गया 8। एक काम किए। अब देखिए दूसरा फिर काम क्या करते हैं। अब हमको तो x का मान निकालना है और ये 2 अलग से है, तो हम क्या करते हैं कि ये 2x में 2 को हटाने के लिए 2 से भाग दे देते हैं। तो सेम काम यही करेंगे। इसको भाग दिए तो ये पलड़ा हल्का हो गया, तो इसको भी अब हल्का बनाना है, तो इसमें भी 2 से भाग दे दिए। अब फिर दोनों तराजू का दोनों पलड़ा बराबर। अब ये 2 और ये 2 कट गया, और ये 2 से कट गया कितना बार में, 2 × 8, 4 बार में कट गया। तो x बराबर हमारा यहाँ नीचे में कुछ नहीं, मतलब सिर्फ x बराबर हमारा निकल के आया कितना 4, x बराबर 4, और यही हमारा हल निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा परिणाम है। x बराबर 4। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आया x बराबर 4। अब इसमें इस मेथड से किए तब भी आया x बराबर 4। अब एक तीसरा मेथड को देखिए बनाने का तरीका।
चलिए एक अलग नियम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका प्रयोग आप लोग आगे के क्लास में प्रायः करिएगा। यानी स्टूडेंट बाद के लाइफ में मोस्टली इसी रूल का फॉलो करता है। तो इस रूल में हम लोग क्या करते हैं कि चर जो हमारा रहता है, यानी जो भी हमारा वेरिएबल है, उसको एक साइड में स्थिर कर देते हैं और एक साइड में प्रायः LHS साइड स्थिर करते हैं। कभी कभी RHS साइड भी कर देते हैं, और जब पक्षांतर करने आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किधर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक साइड हम चर को स्थिर करेंगे। तो यहाँ देखिए ये है 2x + 4 = 12। तो 2x को यहाँ स्थिर कर दिए, 2x को स्थिर कर दिए, बराबर का चिन्ह दिए। अब 4 को बराबर का चिन्ह देने के बाद बराबर के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सब को उतार दीजिए। तो चूंकि यहाँ बराबर के बाद एक ही चीज़ लिखा हुआ है अंक 12, तो हम लिख दिए 12। इसके बाद हमारा क्या काम है कि यहाँ से चीज़ को उठा के इस साइड शिफ्टिंग करना, और यहाँ से इधर जैसे ही शिफ्ट होगा, पक्ष जैसे ही बदलेगा, तो पक्षांतर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या होगा कि प्लस वाला चीज़ जो है ये आपको माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुना भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाग जो है ये गुना में बदल जाएगा। ये पक्षांतर का है कि यदि आप पक्षांतर करिएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिवीज़न, और डिवीज़न हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप से हम यहाँ 4 का पक्षांतर करना चाह रहे हैं, तो 4 के जस्ट पहले चिन्ह लिखा हुआ है प्लस, चिन्ह हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। यहाँ पर देखिए 4 का चिन्ह है प्लस, और यहाँ 2x में इसके पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो चिन्ह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो 4 का जब हम 4 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस से बन जाएगा -4। अब ये 2x बराबर हो गया कितना, 12 - 4 यानी 8, 12 - 4 यानी 8। अब क्या करेंगे हम, x बराबर ये 2 का पक्षांतर करना चाह रहे हैं, तो 2x का मतलब है कि 2 गुना x, 2x का मतलब क्या है कि इसके बीच गुना का चिन्ह होता है। चर और अचर के बीच इस प्रकार से गुना का चिन्ह होता है, तो गुना को लिखा नहीं जाता है, ये नियम है। इसी कारण से ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2x लिखा हुआ है। तो 2x, अब इसके बीच गुना है, तो गुना जब पक्ष में बदलेगा तो भाग होगा। भाग का मतलब आप समझते हैं नीचा, भाग का मतलब बटा, यानी 8 गुना से ऐसे भाग कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, x बराबर 8/2, 2 से काटिए तो कितना 4, तो x बराबर कितना निकल के आया रिजल्ट 4। यानी किसी भी मेथड से यदि हम बनाते हैं, चाहे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड हो, या फिर पक्षांतर मेथड हो, या फिर कुछ जोड़ने घटाने गुना या भाग करने वाला विधि हो, हर विधि से हमारा आंसर एक ही आएगा, आंसर कभी अलग नहीं होगा, सब विधि से हमारा आंसर सही आएगा। तो समीकरण को हल करने की आपको मैं 3 विधि बता चुका हूँ, और अब इस प्रकार से अब आप लोग अगले चैप्टर को बनाने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो गए हैं। अब अगले वीडियो में आपको सवालों का प्रैक्टिस हम कराएंगे, 2.1 एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कराएंगे, और उसमें सारे सवाल को बनाकर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगला वीडियो देखने के लिए या मेरे आने वाले सारे वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक काम करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लिखा होगा सब्सक्राइब, जब आप सर्च करिएगा माँ शारदे स्टडी वर्ल्ड या विजय सर स्टडी वर्ल्ड, विजय सर स्टडी
वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। तो विजय सर स्टडी वर्ल्ड या माँ शारदे स्टडी वर्ल्ड। तो मेरा लोगो मिलेगा, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जो कि आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपके मैथ्स को 100% कवर कर दूंगा। ठीक है बच्चों।